नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास प्रश्न संख्या 21 से 40 तक। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 21। देखिए प्रश्न संख्या 21 यानी 21 क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि इनमें से किस लड़ाई में, ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था किस लड़ाई में। ठीक है, तो ये जितने भी लड़ाई आपके दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन में सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे जिस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1757। ठीक है 1757 जो प्लासी की युद्ध था, ठीक है, 1757 हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। अच्छा, अगर हम बात करें तो यह जो हुआ था आपका, हुआ था कब? यह हुआ था आपका 23 जून 1757। क्लियर? एक चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ यह जो हुआ था अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेजों की तरफ से था आपका जो अंग्रेजों का सेनापति था सेना का, वह था आपका रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट आपका क्लाइव। यह अंग्रेजों की तरफ से था। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे और इसमें क्या था, जो जो सिराजुद्दौला का आपका सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति, उसका नाम था क्या आपका? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र। और इसी मीर जाफ़र ने क्या किया था? आपका धोखा दिया था। ठीक है, धोखा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ? यह अंग्रेजों से पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। ठीक है, और अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को क्या कर दिया? ठीक है, युद्ध जीतने के बाद मीर जाफ़र को क्या कर दिया? नवाब बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? आपका नवाब। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब कहानी आती है 1760 में। 1760 में फिर यही कहानी बढ़ती है। उसमें मीर जाफ़र को हटाकर, इस मीर जाफ़र को क्या करते हैं? 1760 में हटाकर इसकी जगह किसको गद्दी पर बैठा देते हैं? तो इसकी जगह आप मीर जाफ़र को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बैठा देते हैं। ठीक है, मीर कासिम को बैठा देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं मीर कासिम को। ठीक है, और देख जानिए यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पे 1760 में एक युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। तो जो वांडीवास का युद्ध था यह हुआ था आपका अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई थी? विजयी हुई थी। ठीक है, और 1761 में पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी यह हुई थी आपकी अहमद शाह अब्दाली, यानी अफगान कह सकते हैं। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जिसमें अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों का क्या हुआ था? विजय हुआ था। एक चीज़ उसके बाद हुआ था एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई, कौन सा? 1764 का बक्सर की लड़ाई। तो 1764 की जो बक्सर की लड़ाई थी यह तो आप लोगों को पता ही है, अभी ऊपर चर्चा हो चुका था। यहाँ जो था, यहाँ जो अंग्रेज वर्सेस, ठीक है, अंग्रेज वर्सेस त्रिगुट, इधर क्या थे? अंग्रेज वर्सेस त्रिगुट के बीच लड़ाई हुई थी, त्रिगुट के बीच। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस त्रिगुट के बीच में यह आपकी लड़ाई हुई थी। कौन सा? 1764 में बक्सर का। अब जो ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें हुआ क्या? इसमें जो था, जैसे एक चीज़ यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात क्या हो जाती है, जो 1757 में सिराज उद दौला था, तो 1764 में जो था, एक नाम याद रखेंगे, वो था शुजा उद दौला। यह आपका सिराज उद दौला है, वह आपका है क्या? शुजा उद दौला। तो जो यह त्रिगुट में कौन कौन शामिल था? एक तो आपका शामिल था कौन सा? अभी आप देख लीजिए। एक तो आपका यही मीर कासिम शामिल था, पहला। ठीक है, एक तो आपका मीर कासिम शामिल था। दूसरा इस त्रिगुट में शामिल था शुजाउद्दौला। कौन शामिल था? शुजाउद्दौला। ठीक है, वह आपका इसमें शामिल था, शुजाउद्दौला। ठीक है, और नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 आप कमेंट करेंगे कौन शामिल था इसमें? नंबर 3 यह इसमें जो शामिल था वह शामिल था शाह आलम द्वितीय। नंबर 3 पर ध्यान रखेंगे, शाह आलम, ठीक है, द्वितीय यानी सेकेंड, हम ऐसे लिख देते हैं। इनके बीच हुआ था और अंग्रेजों की इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, अभी ऊपर पूरा डिटेल चर्चा हुआ, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, ऊपर पूरा डिटेल हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच हुई थी, तो अभी ऊपर ही बात हुआ सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, तो 23 का ऑप्शन आपका ये होगा। अगला देखें 24 डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है आपके किसको, 1909 के इस भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, यह आपका क्या था, भारत शासन अधिनियम। अब इसमें एक सचिव थे, एक वायसराय, सचिव का नाम मार्ले और वायसराय मिंटो थे, इन्हीं के नाम पे इसको मार्ले मिंटो भी कहा गया था। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई थी, तथा इसी में क्या हुआ था, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम भाई लोगों के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, कालांतर में हिंदू मुस्लिम एकता में क्या हो गया, दरार पड़ा। ठीक है, क्या पड़ा आपका, दरार पड़ा, समझ गए ना। और यह भारत विभाजन का आधार भी बना, तो करेक्ट ऑप्शन आपका भी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू आपका कलकत्ता में 1773, ठीक है, ईस्वी में क्या हुआ था, उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वह तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई थी, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट पूछे, आपका सन पूछे, तो वह हुआ था 26 जुलाई। कब कंप्लीट होता है, 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट था आपका 1773 और जो सन था वह था आपका यहाँ पर क्या, 1774। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 1774 नहीं तो 1773 ही कहेंगे। ठीक है, आगे देखें, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच में, आसान सा प्रश्न है तो जानते हैं। यह चलाई गई थी आपकी 1853 में बम्बई और ठाणे के मध्य। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, सी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखें, यहाँ पर समझ गए। अगला देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ये किसके कार्यकाल में पूछ लेता है, किसके कार्यकाल में हुई थी, तो यह हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो थी 1800, अच्छा यहाँ दिया है जो सन 1881 से क्या होता है, नियमित जनगणना का शुरुआत होता है। नियमित जनगणना का शुरुआत होता है आपका, नियमित जनगणना की शुरुआत कब से होता है, 1881 से। ठीक है, और अगर हम बात करें जो 2011 में हुआ था, 2011 में वो कौन सी जनगणना थी, तो वह आपकी थी भारत की 15वीं जनगणना, 15वीं जनगणना। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट यह है, यह थी तो 15वीं जनगणना, लेकिन अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली अगर पूछे किस नंबर की थी, तो स्वतंत्र भारत की अगर पूछ ले, स्वतंत्र भारत की पूछ ले, स्वतंत्र भारत की अगर पूछ ले, तो वह थी आपकी चौथे नंबर की, तो वह थी आपकी 7वें नंबर की। स्वतंत्र भारत की जो थी वह 7वें नंबर की जनगणना, और ओवरऑल वह थी आपकी 15वीं जनगणना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखें, दिया है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया, तो किसने किया, तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो किए थे आपके दादा भाई नौरोजी ने, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का क्या कहा जाता था, वयोवृद्ध पुरुष। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता था, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। 1866 में इनके संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
का इन्होंने गठन किया। वो 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रहे ये, ठीक है। यह आपके अगर पूछे तो 1892 से 1895 तक क्या था आपके यूनाइटेड किंगडम के यूके के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में भी रहे थे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह वाला जो था। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? कौन सा? पहला प्रांत नहीं पूछा, दूसरा पूछा। कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वह था आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, मैसूर। कौन था? मैसूर। ऑप्शन बी आपका, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर प्रथम पूछ ले कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम, ठीक है, राज्य करने, तो या प्रथम जो ये था शासक कौन था? तो ये फर्स्ट जो था आपका वह था आपका हैदराबाद। किसने स्वीकार किया था क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र? हैदराबाद, यानी हैदराबाद के, ठीक है, शासक, ठीक है। ये पहला था, हैदराबाद का शासक जो था, जो निजाम था वो पहला था। और दूसरे नंबर पर था आपका मैसूर, ठीक है। और अगर सहायक संधि की बात करें तो किसने शुरू किया था? वह शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? वेलेस्ली ने आपकी सहायक संधि की शुरुआत की थी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ठीक है, तो कौन सी थी? दस्तक। यह आपकी व्यापार से संबंधित थी, भूमि राजस्व नहीं थी। यह क्या था? यह अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दिया जाता। ये तो बात की बात है, बात समझिए इसमें होता क्या है। ये जो दस्तक इंपॉर्टेंट है, यह आपका क्या था कि वर्ष 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। क्या होती है? इलाहाबाद की संधि। इस संधि के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? आपका बंगाल, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की क्या ले ली? आपका दीवानी प्राप्त कर ली। क्या कर ली? इन तीनों की दीवानी प्राप्त कर ली। अब इन तीनों की दीवानी प्राप्त कर ली, उसके बाद क्या हुआ? 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित जो पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी, ठीक है। तो अगर बात करें, मुख्य रूप से अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां लागू की थी। अब है हम बता क्या रहे हैं, दस्तक तो अलग चीज़ है, ठीक है। दस्तक क्या है? यह तो आपका फ्री पास, इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं फ्री पास, मतलब यह अंग्रेजों के लिए था, ठीक है। युद्ध मतलब व्यापार करने के लिए क्या है कि उनको कोई कर न देना पड़े। लेकिन बाकी ये जो 3 थे, ये क्या थे आपके? ये किसान के भू राजस्व से संबंधित थे। एक तो है आपका जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा की बात करें तो यह आया था 1793 में, पहली चीज़। दूसरी रैयतवाड़ी की बात करें हम तो यह आपका आया 1792 में। और तीसरी अगर महलवाड़ी की बात करें तो यह आया था 1822 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो वह है आपका दस्तक। बम्बई, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? बम्बई से थाने तक पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अभी ऊपर चर्चा भी हुआ था। वह चली थी 1853 में। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है बताएं? तो वह जाना जाता है शारदा अधिनियम के नाम से, ठीक है। शारदा अधिनियम के तहत जो लड़कियों की शादी का उम्र था, ठीक है, जो गर्ल्स की शादी का उम्र था वो कितना? 14 साल। और जो बॉयज़ की शादी का उम्र कितना निर्धारित किया गया था? 18 साल तय की गई थी, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? लड़कियों का शादी का उम्र 18 और लड़कों का 21 वर्ष क्या कर दिया गया? आपका तय किया गया। चलिए आगे देखें। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV यानी 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड डैश डैश पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने लागू किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने।
किसने लागू किया? लॉर्ड कैनिंग ने इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। समझ गए? आगे देखें 35 बताएं 1891 में B.M. मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंधित था। कितने वर्ष से कम? तो वह है आपका इनके अनुसार जो 1891 में हुआ था वह क्या था? जो न्यूनतम आयु निर्धारित थी वो 12 वर्ष से कम की, मतलब लड़की की विवाह नहीं हो सकती। न्यूनतम आयु जो थी 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश घोषित किया। क्या घोषित किया इसके बारे में बात करेंगे। तो कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। साथियों देखिए हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? आसान सा प्रश्न है, वह था आपका प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था हंटर आयोग ने। ठीक है, कब? 1882 ईस्वी में। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, किसको जाता है ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय? तो वह जाता है आपका यहाँ पर ब्रिटिश शासक का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर? आगे देखें महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो महलवाड़ी जो व्यवस्था था यह आपका लागू हुआ था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू थी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे भी होगा। यह होता था, यह क्या होता था कि ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। इसमें क्या था? यह ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% ये क्षेत्र था। महलवाड़ी व्यवस्था जो है इसका मतलब होता है महाल। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था है, इसका जो एक शब्द है महाल, ठीक है, इसका तात्पर्य होता है जागीर या गांव। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जागीर या गांव कहते हैं। अब जागीर या गांव कहते हैं इस पद्धति में प्रत्येक गांव के साथ स्थापित की गई, मतलब महल जो प्रत्येक महल या गांव के साथ स्थापित की गई इस पद्धति में क्या कृषक के साथ नहीं, यह गांव के साथ है, कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रेतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी। अच्छा, इसके एक चीज़ ये पूछता है कि इसके जन्मदाता कौन थे? बस इतना ध्यान रखेंगे, इसके जन्मदाता थे हार्ट मैकेंजी। ज़्यादा नहीं समझना है, इसके जन्मदाता थे हार्ट मैकेंजी। चलिए आगे देखें आज का लास्ट वन। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसे सिपाही विद्रोह, ठीक है, या सिपोय म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। यह बात तो सही है। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू किया गया था। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू किया गया था, गलत बात है। यह जो शुरू किया गया था यह तो आपका शुरू हुआ था कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? आपका शुरुआत जो था यह आपका मेरठ से हुआ था। समझ गए ना? तो यह गलत हो गया आपका। और यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला। सही बात है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए और सी। बात समझ आ गई? दिल्ली में अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में होता यूँ है कि जो ये मेरठ के सैनिक हैं ये चले जाते हैं पैदल कूच करके अपने हथियारों के साथ हथियार लूटपाट करके चले जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली में उस समय शासक था, नवाब था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह को ये लोग कहते हैं कि आप हमारे नेता के रूप में मतलब क्या करें, इसको लीड करें। इसने इसको बहादुर शाह द्वितीय, तो उन्होंने लीड किया था दिल्ली से। आगरा से बात करें तो आगरा ने, आप कमेंट करेंगे आगरा से किसने लीड किया था। कानपुर की बात करें तो इंपॉर्टेंट करिएगा, नाना साहब ने किया था। और वहीं लखनऊ से हम बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, किसने? बेगम हजरत महल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ए और सी आपका करेक्ट है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।